हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब और उसके पीछे के इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। डेविड गॉगिन्स और उनकी किताब कैंट हर्ट मी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास किताब के कुछ खास हिस्से हैं जो दिखाते हैं कि कैसे कोई अकल्पनीय मुश्किलों से गुजरकर अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को तोड़ सकता है। ये सचमुच एक असाधारण कहानी है और ये सिर्फ कोई रिकॉर्ड तोड़ने या मैराथन दौड़ने के बारे में नहीं है, जैसा आपने कहा। हाँ, इसका असली सार है अपने अंदर के राक्षसों से लड़ना, दर्द को अपनाना और ये समझना कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असल क्षमता का बहुत बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से क्या कहते हैं, मानसिक दृढ़ता बनाने के औजारों का खजाना है। तो चलिए इस सफर की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि डेविड गॉगिन्स की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करें, वो तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है बफेलो, न्यूयॉर्क से। बाहर से शायद घर ठीक दिखता हो, पर किताब बताती है कि अंदर हालात बहुत खराब थे। उनके पिता ट्रुनिस गॉगिन्स, उनके बारे में क्या पता चलता है? हाँ, उनका व्यवहार बेहद हिंसक था। पूरा परिवार एक डर के साये में जीता था। उनका एक रोलर डिस्को था, स्केटलैंड नाम का। अच्छा। और डेविड और उनके भाई को सोचिए, सिर्फ 6-7 साल की उम्र में वहां देर रात तक बिना किसी पैसे के काम करना पड़ता था। इतनी छोटी उम्र में? क्या काम करते थे वो? वो सिर्फ बच्चों वाला काम नहीं था। सफाई करना, स्केट संभालना और अक्सर तो रात को वहीं ऑफिस के सोफे पर सोना पड़ता था। ओह। और ये सब कुछ लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बीच। पिता का गुस्सा कभी भी फूट सकता था। बेल्ट से पिटाई तो आम बात थी, इतनी बुरी कि उन्हें निशान छुपाने पड़ते थे। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, और इसी माहौल को मनोवैज्ञानिक टॉक्सिक स्ट्रेस या विषाक्त तनाव कहते हैं। विषाक्त तनाव, ये साधारण तनाव से अलग कैसे है? मतलब थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये साधारण स्ट्रेस नहीं है। ये लंबे समय तक गंभीर तनाव या दुर्व्यवहार झेलने का नतीजा होता है, खासकर बचपन में। और इसका असर बहुत गहरा होता है। बच्चे के दिमाग का विकास, सीखने की क्षमता, याददाश्त, भावनाओं को काबू करना, इन सब पर स्थायी और बुरा असर पड़ सकता है। और गॉगिन्स के साथ यही हुआ? बिल्कुल। स्कूल में उन्हें बहुत दिक्कतें आईं, पढ़ने लिखने में परेशानी, हकलाना शुरू हो गया, चिंता। हाँ, मैंने पढ़ा कि उन्हें स्पेशल एजुकेशन वाले छात्र का लेबल भी मिला था। सही कहा। यानी घर का जो माहौल था उसका असर स्कूल तक पहुंच गया था। लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण थी उस समय? हाँ, एक छोटी सी थी। सिस्टर कैथरीन नाम की एक टीचर थी। थोड़ी सख्त थी, पर उन्होंने गॉगिन्स पर ध्यान दिया और उन्हें पढ़ना सिखाया। अच्छा। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अगर कोई एक सही इंसान मिल जाए तो कितना फर्क पड़ सकता है। फिर उनकी माँ ने हिम्मत दिखाई है ना, वो उन्हें इस माहौल से निकाल कर ले गई। हाँ, वो उन्हें और खुद को लेकर इंडियाना के एक छोटे से शहर ब्राजील चली गई। लगा कि शायद अब सब ठीक होगा। लेकिन वहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं। बिल्कुल। नई जगह पर गरीबी थी और उससे भी बढ़कर नस्लवाद का सामना करना पड़ा। ओह। वो शहर के गिने चुने अश्वेत परिवारों में से एक थे। गॉगिन्स बताते हैं कि स्कूल में उन्हें कैसे निशाना बनाया गया। उनके लॉकर पर भद्दी नस्लवादी बातें लिखी जाती थीं। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और एक बार तो किसी ने सड़क पर बंदूक दिखाकर धमकी भी दी थी। मतलब एक मुश्किल से निकले तो दूसरी में फंस गए। और इसी बीच एक और दुखद घटना हुई विल्मुथ इरविंग के साथ। हाँ, विल्मुथ इरविंग उनकी माँ के जीवन में आए थे। एक अच्छे इंसान जो गॉगिन्स के लिए पिता जैसे बन रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। एक और सदमा। ऐसा लगता है जैसे मुश्किलें उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। सही कहा। इन लगातार आघातों के बीच गॉगिन्स ने खुद को बदलने का एक अनोखा तरीका अपनाया। हाई स्कूल में जब वो फेल होने के कगार पर थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद का सामना किया। इसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर या जवाबदेही आईना कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर, ये क्या चीज है? सुनने में दिलचस्प है। ये खुद के साथ पूरी ईमानदारी बरतने का तरीका है। उन्होंने शीशे पर पोस्ट-इट नोट्स चिपकाने शुरू किए। पोस्ट-इट नोट्स, उन पे क्या लिखते थे? अपनी कमियां, अपनी असुरक्षाएं, अपने लक्ष्य। जैसे ढंग से कपड़े पहनो, अपना बिस्तर ठीक से बनाओ, पढ़ाई करो, छोटी छोटी चीजें पर असरदार। अच्छा। ये एक तरह से खुद को आईना दिखाना था, बिना किसी बहाने के। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। और यहीं से असल में उनके अंदर बदलाव की वो चिंगारी जली। तो इस अकाउंटेबिलिटी मिरर और नए जोश के साथ उन्होंने हाई स्कूल के बाद एयरफोर्स ज्वाइन की। पैरा रेस्क्यू टीम में जाने का सपना था उनका। हाँ, एयरफोर्स की एक एलीट यूनिट है वो।
शुरुआत में ट्रेनिंग ठीक चल रही थी, वो शारीरिक रूप से काफी मजबूत थे, लेकिन एक पुराना डर उन पर हावी हो गया। कौन सा डर? पानी का डर। बचपन से ही उन्हें पानी से डर लगता था और पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग में पानी में बचाव कार्य एक अहम हिस्सा है। हाँ, वो तो होगा ही। एक खास ट्रेनिंग होती है बॉबिंग। भारी उपकरणों के साथ पानी के अंदर रहना होता है। ये उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उन्हें लगा कि वो डूब जाएंगे। और तभी उन्हें अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता चला। हाँ, सिकल सेल ट्रेट, ये खून से जुड़ी एक स्थिति है। उस समय माना जाता था कि इससे बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वालों को खतरा हो सकता है, तो एयरफोर्स ने उन्हें मेडिकल कारणों से ट्रेनिंग से हटा दिया। लेकिन गॉगिन्स खुद मानते हैं कि ये एक बहाना था। हाँ, वो बाद में मानते हैं कि उन्होंने इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया, ये मानने के बजाय कि वो अपने डर की वजह से पीछे हट रहे थे। तो ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था जहां वो रुक गए। बिल्कुल, डर को जीतने दिया उन्होंने। नतीजा ये हुआ कि सपना टूट गया, जिंदगी फिर से पटरी से उतर गई। एयरफोर्स में तो रहे वो, पर पैरा रेस्क्यूमैन नहीं बन पाए। हाँ, 4 साल पूरे किए, पर एक कंट्रोलर के तौर पर वो खुश नहीं थे। वजन बढ़कर लगभग 300 पाउंड, मतलब करीब 135 किलो हो गया। 300 पाउंड्स? हाँ, और वो इकोलैब नाम की कंपनी में रात में कीटनाशक छिड़कने का काम करने लगे। बहुत ही निराशाजनक काम। उनकी शादी भी मुश्किल में थी। वो पूरी तरह खोए हुए महसूस कर रहे थे। 300 पाउंड वजन और रात में कॉकरोच मारना, ये तो उनके सपने से कोसों दूर था। लगता है जैसे वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। अक्सर ऐसे ही होता है ना? जब इंसान बिल्कुल नीचे गिर जाता है, तभी शायद उसे ऊपर उठने की सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। गॉगिन्स के लिए ये प्रेरणा एक रात टीवी देखते हुए आई। अच्छा? उन्होंने नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। अच्छा, उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था? उसमें कमांडिंग ऑफिसर कह रहे थे कि सील्स उन लोगों को ढूंढते हैं जो साधारण क्षमताओं से आगे जाना चाहते हैं, जो किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और इसने उन्हें हिट किया? बिल्कुल, जैसे उन्हें झंझोड़ दिया हो। उन्होंने फौरन नेवी रिक्रूटर को फोन किया, लेकिन सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। वजन की चुनौती। हाँ, सील्स की बर्ड्स BUDS ट्रेनिंग के लिए अधिकतम वजन था 191 पाउंड, यानी करीब 86 किलो। और गॉगिन्स थे 297 पाउंड के। सही। उन्हें 3 महीने से भी कम समय में 106 पाउंड, मतलब करीब 48 किलो वजन घटाना था। ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। हद है। और सिर्फ वजन ही नहीं था ना। नहीं, उन्हें ASVAB टेस्ट, जो अमेरिकी सेना में भर्ती के लिए जरूरी है, वो भी दोबारा पास करना था। और इस बार बहुत अच्छे नंबरों से। तो ज्यादातर लोग तो यहीं हार मान लेते। बिल्कुल, लेकिन गॉगिन्स ने इसे अपनी जिंदगी और मौत का सवाल बना लिया। उन्होंने जो किया वो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। क्या किया उन्होंने? मतलब रूटीन क्या था? सुबह 4:30 बजे उठना, घंटों स्टेशनरी बाइक चलाना, फिर जिम जाना, फिर घंटों तैरना, शाम को फिर बाइक चलाना। बाप रे। और खाने के नाम पर बस उबली चिकन ब्रेस्ट और फल, बहुत कम। और इन सबके साथ ASPB की पढ़ाई भी है। हाँ, ये जुनून की हद थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो बताते हैं कि कई बार शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे देते थे, लेकिन वो खुद को याद दिलाते थे कि ये उनका आखिरी मौका है। वापस उस निराशाजनक जिंदगी में नहीं लौटना है। रॉकी फिल्म की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। उनकी प्रेरणा थी बस किसी तरह क्वालिफाई करना है, दूरी तय करनी है, और आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। सच में? 3 महीने में 106 पाउंड? हाँ, 3 महीने में 106 पाउंड वजन कम किया और ASVB टेस्ट भी पास कर लिया। कमाल है। अब बर्ड्स ट्रेनिंग की बात करते हैं। इसकी कहानियां तो बहुत सुनी है, खासकर हेल वीक की। हाँ, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक माना जाता है। 5 दिन लगातार, लगभग बिना सोए, ठंडे पानी में भारी बोझ उठाकर दौड़ना, ये शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की चरम परीक्षा है। और गॉगिन्स ने इसे सिर्फ सहा नहीं, उन्होंने इसमें अपना एक अलग तरीका अपनाया। यहीं पर उनकी टेकिंग सोल्स, यानी आत्माओं को वश में करने की मानसिकता सामने आई। टेकिंग सोल्स, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या था? क्या ये दूसरों को नीचा दिखाना था? नहीं, गॉगिन्स के नजरिए से ये मानसिक युद्ध जीतने का तरीका था। मानसिक युद्ध कैसे? जब इंस्ट्रक्टर या कोई और आपको तोड़ने की कोशिश करे, जब वो खुद थक रहा हो या कमजोर पड़ रहा हो, तब आप अपनी पूरी ताकत दिखाओ, मुस्कुराओ और ज्यादा मेहनत करो। अच्छा। इससे आप सामने वाले के दिमाग पर हावी हो जाते हो, उसकी हिम्मत तोड़ देते हो। तो उन्होंने हेल वीक में ऐसा किया? हाँ, हेल वीक के दौरान एक बदनाम इंस्ट्रक्टर थे, साइको पीट।
उन्होंने गॉगिंस को खास तौर पर निशाना बनाया। तो गॉगिंस ने उनकी नफरत को अपनी ऊर्जा बना लिया। वो मुस्कुराते रहे और जोर लगाते रहे। उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व भी किया था ना? हाँ, अपनी बोट क्रू का। और ठान लिया कि वो सबको साथ लेकर हेल वीक पूरा करेंगे। उन्होंने यहां तक कि इंस्ट्रक्टर्स का शेड्यूल पता करने की कोशिश की ताकि वो मानसिक रूप से तैयार रह सकें। ये दिखाता है कि ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी उनके लिए। बिल्कुल नहीं। यही उनकी कैलिस्ड माइंड यानी कठोर या घट्टा पड़ा हुआ मन की अवधारणा काम आती है। कैलिस्ड माइंड, जैसे हाथ पर घट्टा पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे बार बार रगड़ खाने से हाथ पर घट्टा कैलिस पड़ जाता है और वो सख्त हो जाता है, वैसे ही गॉगिंस ने अपने अतीत के दर्द, अपमान, असफलताएं, इन सबको अपनी मानसिक ढाल बना लिया। कैसे? मतलब दर्द को ढाल कैसे बनाया? जब शारीरिक दर्द बर्दाश्त से बाहर होता तो वो इन बुरी यादों को कुरेदते और उस गुस्से और निराशा को आगे बढ़ने की ताकत में बदल देते। ओह। उनका मानना था कि इन अनुभवों ने उनके दिमाग को इतना सख्त बना दिया है कि अब उसे तोड़ना आसान नहीं। लेकिन बड्स का सफर उनके लिए आसान नहीं था। पहले प्रयास में ही उन्हें बाहर होना पड़ा था। हाँ, हेल वीक के दौरान उन्हें निमोनिया हो गया और घुटने में स्ट्रेस फ्रैक्चर। उन्हें ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। फिर वो वापस आए? हाँ, वापस आए, दोबारा शुरू किया, फिर से चोट लगी और तीसरी बार BUDS प्रयास के दौरान एक और बड़ी खबर आई। क्या? उनकी पूर्व पत्नी पाम गर्भवती थी। ओहो, मतलब पर्सनल लाइफ में भी उथल-पुथल थी। बिल्कुल। इस तीसरी कोशिश में शारीरिक दर्द के साथ साथ उन्हें अपने अतीत के राक्षसों का भी सामना करना पड़ा। पिता का दुर्व्यवहार, नस्लवाद, पिछली असफलताएं। उन्होंने इन सबको स्वीकार किया, उनसे भागे नहीं। यहीं पर आर्मर्ड माइंड यानी बख्तरबंद दिमाग का विचार आता है। आर्मर्ड माइंड? हाँ, मतलब अपनी कमजोरियों और काले अतीत को स्वीकार करके उन्हें अपनी ताकत बनाना। उनसे डरना नहीं है। और तीसरी कोशिश में भी उन्हें चोटें लगी? हाँ, उनके दोनों पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए। डॉक्टर ने कहा कि वो चल भी नहीं सकते। लेकिन इस बार गॉगिंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया? वो टेप लगाकर दर्द सहते हुए चलते रहे, दौड़ते रहे और आखिरकार तमाम चोटों और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बड्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये तो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। सही कहा। नेवी सील बनने के बाद भी गॉगिंस रुके नहीं। उनका अगला मिशन था अल्ट्रा रनिंग। हाँ, और ये उन्होंने अपने लिए नहीं किया। किसके लिए किया फिर? ऑपरेशन रेड विंग्स में शहीद हुए अपने साथियों के परिवारों के लिए फंड जुटाने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत नेक मकसद था। और इसकी शुरुआत भी उनके अंदाज में ही हुई। सैन डिएगो वन डे नाम की 100 मील मतलब लगभग 162 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया। और वो भी बिना तैयारी के? हाँ, सिर्फ कुछ दिनों के नोटिस पर और बिना किसी खास ट्रेनिंग के। ये एक चैरिटी इवेंट था। रेस के दौरान क्या हुआ? मैंने सुना है वो बहुत कठिन था। कठिन? वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 70 मील यानी करीब 112 किलोमीटर के बाद उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। ओह। पैरों में फ्रैक्चर महसूस हो रहे थे, पेशाब में खून आ रहा था, किडनी फेल होने के कगार पर थी। वो बैठ गए, लगभग हार मान चुके थे। फिर? तभी उनके दिमाग में एक विचार कौंधा जिसे वो 40% रूल कहते हैं। 40% रूल? हाँ, ये मैंने सुना है। ये क्या है? ये गॉगिंस के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है। उनका मानना है कि जब हमें लगता है कि हम अपनी शारीरिक या मानसिक सीमा पर पहुंच गए हैं, जब लगता है बस और नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, जब दिमाग चीख कर कहता है बस, तब असल में हमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? मतलब 60% बाकी होता है? हाँ, उनका मानना है कि अभी भी 60% बाकी होता है। हमारा दिमाग हमें बहुत जल्दी रुकने का सिग्नल देता है ताकि हम सुरक्षित रहें। ये एक तरह का सुरक्षा तंत्र है। तो क्या ये सिर्फ एक मानसिक खेल है? क्या हम असल में और कर सकते हैं, बस दिमाग रोकता है? काफी हद तक हाँ, ये हमारे दिमाग की बनाई हुई सीमा है। गॉगिंस कहते हैं कि उस बस वाली आवाज को अनसुना करना और आगे बढ़ते रहना ही असली चुनौती है। और इस एहसास ने उधर इस रेस में फिर से खड़ा कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पिछली जीतों को याद किया, जिसे वो कुकी जार कहते हैं। कुकी जार? हाँ, मतलब मुश्किल वक्त में याद करने के लिए अपनी सफलताओं का एक संग्रह। तो उन्होंने वो यादें ताजा की, दर्द को नजरअंदाज किया और चलना जारी रखा। और रेस पूरी की। हाँ, आखिरकार 19 घंटे से कुछ ज्यादा समय में 101 मील की दौड़ पूरी की। अविश्वसनीय। और इसी के साथ वो बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन के लिए क्वालिफाई कर गए। हाँ, जो दुनिया की सबसे मुश्किल दौड़ों में से एक मानी जाती है। ये दिखाता है कि उनके लिए टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड, यानी प्रतिभा जरूरी नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और अनुशासन ही सब कुछ है। सही कहा। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह शेड्यूल कर लिया। सुबह 4 बजे उठना, घंटों ट्रेनिंग, फिर नेवी सील की ड्यूटी। विन द मॉर्निंग, सुबह को जीतना। हाँ, ये उनका मंत्र बन गया। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी स्वास्थ्य समस्या सामने आई। उनके दिल की समस्या? हाँ,
रूटीन चेकअप में पता चला कि उनके दिल में जन्म से ही एक छेद है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD। ओह, डॉक्टरों ने कहा कि इसी वजह से शायद उन्हें बर्ड्स में इतनी दिक्कत हुई थी और वो कभी भी मर सकते थे। 2 बार उनकी हार्ट सर्जरी हुई। 2 बार? ये तो किसी के लिए भी करियर खत्म करने वाली खबर हो सकती थी। बिल्कुल। सर्जरी के बाद नेवी ने उन्हें नॉन कॉम्बैट रोल में डाल दिया। लेकिन गॉगिन्स के लिए ये एक और चुनौती थी। उन्होंने इसे कैसे लिया? उन्होंने इसे खुद को दूसरे तरीकों से साबित करने का मौका माना और एक नया और भी मुश्किल लक्ष्य चुना। और वो लक्ष्य क्या था? ठीक होने के बाद उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला किया। पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड? ये भी फंड रेजिंग के लिए था? हाँ, स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसे जुटाने का एक जरिया था ये भी। लेकिन यहाँ भी रास्ता सीधा नहीं था, है ना? पहली कोशिश असफल रही थी। हाँ, पहली कोशिश एक टीवी शो पर लाइव थी, पर वहां इस्तेमाल किया गया बार ठीक नहीं था और उनके हाथ बुरी तरह फट गए। वो असफल रहे। फिर दूसरी कोशिश नैशविल में हुई। इस बार उनके हाथ और भी बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें रैप्डोमायोलिसिस हो गया। रैप्डोमायोलिसिस, ये क्या होता है? ये मांसपेशियों के टूटने की एक खतरनाक स्थिति है। किडनी फेल हो सकती है इसमें, तो वो फिर असफल रहे। 2 बार इतनी बड़ी असफलता, कोई भी हार मान लेता। लेकिन गॉगिन्स ने नहीं मानी। उन्होंने यहां अपनी एक और तकनीक इस्तेमाल की, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, AAR। AAR, ये सेना में इस्तेमाल होता है शायद। ये क्या है? हाँ, AAR का मतलब है किसी भी मिशन या कोशिश के बाद उसका बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करना। कैसे? सवाल पूछना, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और अगली बार क्या सुधारा जा सकता है। ये गलतियों से सीखने और अगली बार बेहतर करने का एक ढांचा है। तो गॉगिन्स ने अपनी दोनों असफलताओं का विश्लेषण किया। बिल्कुल, क्रूर मानिश है। उन्होंने समझा कि पहली बार माहौल और उपकरण ठीक नहीं थे, दूसरी बार हाथों की सुरक्षा और पोषण में कमी थी। तो उन्होंने इन सबसे सीखा। हाँ, उन्होंने अपनी रणनीति बदली, तीसरी कोशिश के लिए बेहतर तैयारी की, सही बार चुना, हाथों की सुरक्षा के लिए खास पैड बनवाएं, अपनी टीम और पोषण योजना को सुधारा। और तीसरी कोशिश सफल रही? हाँ, जनवरी 2013 में तीसरी कोशिश में उन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4030 पुलअप्स, कमाल है। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी वो रुके नहीं। उनकी एक और मानसिकता है, स्टार्ट एट 0। हाँ, शून्य से शुरुआत करो। मतलब हर उपलब्धि के बाद अगले दिन फिर से शून्य से शुरुआत करो। आत्मसंतुष्ट मत हो। ये लगातार सुधार और आगे बढ़ते रहने का नजरिया है। बिल्कुल, कभी भी अपनी पिछली सफलताओं पर टिक कर नहीं बैठना। गॉगिन्स का पूरा सफर ही दर्द, असफलताओं और शरीर के टूटने की कहानी है। 2 हार्ट सर्जरी, अनगिनत स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, किडनी की समस्या, रैप्डोमायोलाइसिस। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने शरीर की कोई परवाह ही नहीं की। एक समय ऐसा आया भी, पुलअप रिकॉर्ड के बाद उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। अच्छा, तब क्या हुआ? वो बैड वाटर रेस बीच में छोड़ने को मजबूर हुए। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें कई तरह की बीमारियां बताई गईं, स्टेरॉइड्स दिए गए, पर हालत बिगड़ती गई। वो लगभग बिस्तर पर पड़ गए थे। डॉक्टरों ने लगभग हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन गॉगिन्स ने यहां भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद रिसर्च करना शुरू किया। और उन्हें क्या मिला? उन्हें एक पुराने स्ट्रेचिंग कोच जो हिपेनस्टील, उनकी बातें याद आईं। वो मानते थे कि ज्यादातर शारीरिक समस्याएं शरीर की अत्यधिक जकड़न से पैदा होती हैं। जकड़न मतलब स्टिफनेस? हाँ, गॉगिन्स ने महसूस किया कि सालों की चरम ट्रेनिंग ने उनके शरीर को, खासकर उनकी कोर मसल्स जैसे psoas को पत्थर जैसा सख्त बना दिया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोजाना घंटों दर्दनाक स्ट्रेचिंग करनी शुरू की। स्ट्रेचिंग से क्या इससे फर्क पड़ा? अविश्वसनीय रूप से हाँ। महीनों की लगातार स्ट्रेचिंग से उनकी जकड़न कम हुई, दर्द गया और ऊर्जा वापस आई। वो दवाओं से मुक्त हुए और फिर से ट्रेनिंग शुरू कर पाए। वाह, मतलब उन्होंने अपने शरीर को ठीक करने का एक गैर परंपरागत तरीका खोज निकाला। बिल्कुल। तो अगर हम गॉगिन्स की पूरी कहानी का सार निकालें तो कुछ मुख्य सिद्धांत सामने आते हैं जो किसी के लिए भी, मतलब हम सब के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, बताइए। पहला, मुश्किलों और दर्द से भागने के बजाय उन्हें गले लगाना सीखें, उन्हें आगे बढ़ने का ईंधन बनाएं। दूसरा, एक कैल्स्ड और आर्मर्ड दिमाग विकसित करें, यानी मानसिक रूप से इतने कठोर और सुरक्षित बने कि बाहरी मुश्किलें आपको तोड़ न सकें। तीसरा, वो 40% नियम। हाँ, 40% नियम को याद रखें। जब लगे कि आप हारने वाले हैं तो याद रखें कि आप में अभी भी बहुत क्षमता बाकी है। चौथा,
खुद को जवाबदेह ठहराना, अकाउंटेबिलिटी, मिरर की तरह। सही। अपनी कमियों का सामना करें। 5वां, असफलताओं को सीखने का मौका समझें। ARR प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। और छठा, अपनी अंदरूनी बातचीत, अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। नकारात्मक विचारों को क्या हो अगर, व्हाट इफ जैसे सवालों से चुनौती दें। क्या हो अगर मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल, यह सवाल आपको सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, बजाय इसके कि डर आपको रोक दे। और ये सिद्धांत सिर्फ एथलीटों के लिए नहीं है, इन्हें जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई, करियर, रिश्ते में लागू किया जा सकता है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। ये दिखाता है कि असाधारण बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा हुए हों। सही। बल्कि जरूरी यह है कि आप साधारण होते हुए भी असाधारण प्रयास करें। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, हमारी अपनी मानी हुई सीमाएं कौन सी हैं? वो कौन सी दीवारें हैं जो हमने खुद अपने चारों ओर खड़ी कर ली हैं? और क्या होगा अगर हम उन दीवारों को गिराने की कोशिश करें? क्या होगा अगर हम डेविड गॉगिन्स की तरह खुद से पूछें, क्या हो अगर मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं? क्या होगा अगर हम उस 40% वाली मानसिक बाधा को पार करने की हिम्मत करें? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट को सब्सक्राइब भी करें।